स्वागत है आप तमाम विद्यार्थियों का, भाइयों का आपके अपने YouTube चैनल अंकुश सर प्रॉमिस में। आज यह आपके 12वीं के लिटरेचर के 5वीं चैप्टर को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में लेकर मैं उपस्थित हूँ और आपके बुक के प्रत्येक महत्वपूर्ण पॉइंट्स को इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आप सभी के समक्ष परोसने का प्रयास मैं किया हूँ। और मैं आपको निश्चित रूप से यह विश्वास दिला दूं कि आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे और यदि जो बुक के क्वेश्चंस आएंगे तो इससे बाहर के नहीं आएंगे। तो इसे आप बेहतर ढंग से देखें, समझें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ को जान सकें और वे भी बिल्कुल सफलतापूर्वक एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसके पहले मैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर का इस चैनल पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स को परोसने का प्रयास किया हूं और ये 5वीं चैप्टर है जिसे हम लोग आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हुआ, आइडियाज़ का मतलब होता है तकनीक, दैट मतलब जो, हैव हेल्प मतलब सहायता किया है, मैनकाइंड मतलब मानव जाति को, मतलब तकनीकें जो मानव जाति का सहायता किया है। इस शीर्षक के बारे में, इस शीर्षक के जो लेखक हैं बर्टन रसल हैं और बर्टन रसल साहब यह बात उस समय का कर रहे हैं जब मानव जाति की संख्या काफ़ी कम हुआ करता था। मतलब होमोसेपियंस जो थे, मानव जाति जो थे, ये जानवर के तुलना भी कम थे। जिस समय जिंदगी की निर्वहन करना, जीवन की निर्वहन करना काफ़ी दुख भरा था और काफ़ी संकटमयी था। उस समय इंसान काफ़ी खतरनाक ढंग से अपनी ज़िंदगी का निर्वहन कर रहा था, गुफा में रह रहा था, एक जगह से दूसरे जगह भोजन के खोज के लिए भटकता था, जिसके दौरान जानवर भी उसे मारकर खा जाते थे। तो उस समय की यह कहानी है। तो उस समय की यह कल्पना कर रहे हैं बर्टन रसल कि आखिर मानव जाति को उस समय कौन सी अंदाज, कौन सी चीज़, कौन सी तकनीक सहायता प्रदान किया होगा। बर्टन रसल जो हैं इस चैप्टर के लेखक हैं और बर्टन रसल की जन्म हुई है 1872 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1970 में। मतलब इनकी डेट ऑफ बर्थ 1872। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बर्टन रसल वॉज बर्न इन, तो आपको कहना होगा 1872, 1872। बर्टन रसल का जन्म कब हुआ था बुआ? 1872 में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1970 में। बर्टन रसल एक ब्रिटिश फिलोसफर थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ब्रिटिश फिलोसफर थे तो ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे। तो बर्टन रसल कहाँ से बिलोंग करते थे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे ब्रिटेन से। बर्टन रसल बिलोंग टू ब्रिटेन। आपसे कहा जाएगा कि वेयर डिड बर्टन रसल बिलोंग टू, तो आप कहेंगे बर्टन रसल बिलोंग टू ब्रिटेन। बर्टन रसल ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे और एडवोकेट थे सोशल रिफॉर्म के लिए। मतलब इस समाज को सुधारने के लिए ये वकालत भी किए हुए थे, LLB भी किए हुए थे। पेसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी और 20वीं शताब्दी के ये बहुत प्रसिद्ध तर्कवादी भी थे और ये कमेंटेटर भी थे। बहुत सारे बिंदुओं पर इन्होंने अपनी घोषणा को किया है, ये उस टॉपिक पर कमेंट भी किए हैं। मतलब बर्टन रसल एक कमेंटेटर भी थे। तो बर्टन रसल क्या क्या थे? हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश फिलोसफर थे, एडवोकेट थे और 20वीं शताब्दी के रेशनलिस्ट थे। प्रसिद्ध क्या थे? तर्कवादी थे। बर्टन रसल का जन्म कब हुआ था? 1872 में। इनकी मृत्यु 1970 में। तो ये बर्टन रसल के कुछ महत्वपूर्ण मैंने बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। इसे आप बढ़िया से सुनेंगे और याद करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग नज़र डालते हैं और पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, व्हेन वाज रसल अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बर्टन रसल को नोबेल साहित्य में नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया? इसका हिंदी होगा, बर्टन रसल को साहित्य में नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया, आप बताएंगे। देखिए इसके पहले हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं
और इस 4 चैप्टर में जो नोबेल प्राइज़ की बात है तो सिर्फ चौथे चैप्टर के लेखक आई हैव ए ड्रीम के जो लेखक हैं, जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो नेग्रो जाति के हैं, तो मार्टिन लूथर किंग को एक नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल मार्टिन लूथर किंग को कब मिला था? तो मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ मिला था 1964 में, और बर्टन रसल साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था 1950 में। तो आपसे पूछा है कि बर्टन रसल को नोबेल प्राइज़ कब मिला, तो आप बताएंगे 1950 में, अर्थात सही जो ऑप्शन है यह बी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बर्टन रसल वॉज अ डैश। बर्टन रसल क्या थे? तो मैं भी शुरुआती में ही बताया हूँ कि बर्टन रसल जो थे ये हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश फिलोसफर थे, एडवोकेट थे और कमेंटेटर थे। तो यहाँ मैथमेटिशियन भी दिया है, ब्रिटिश फिलोसफर भी दिया है, हिस्टोरियन भी दिया है, अर्थात एबव ऑल थे, सभी थे ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बर्टन रसल वॉज बॉर्न इन। बर्टन रसल का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए है 1869। तो आप बेहतर ढंग से जानते हैं कि 1869 में तो जन्म महात्मा गांधी का हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब था? 2 अक्टूबर 1869 को। तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी का जन्म 1869 में था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1897। क्या कह रहा है? 1897। तो ये 1897 जो था यह जन्मदिन था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। मतलब महात्मा गांधी की जन्म 1869 में हुई थी और जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुई थी। तीसरा है 1913 ऑप्शन नंबर सी है, और 1913 को जन्मे थे मनोहर मालगुंकर साहब। मनोहर मालगुंकर कब जन्म हुआ था? 1913 में। अर्थात बर्टन रसल का जो जन्म है वो 1800 किस चीज़ में है? 72 में है। कब बर्टन रसल का जन्म है? बर्टन रसल का जन्म 1872 में है। आपका सही ऑप्शन होगा डी। तो याद रखेंगे 1869 में जन्म है महात्मा गांधी का, 1897 में जन्म है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, 1913 में जन्म है मनोहर मालगुंकर का, और 1872 में जन्म है बर्टन रसल का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि डैश वॉज अ प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। कौन व्यक्ति थे जो 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध तर्कवादी थे? तो बर्टन रसल साहब थे। कौन थे? बर्टन रसल साहब थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज ऑल्सो अ डैश ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। वे बहुत सारे बिंदुओं के एक सफल उद्घोषक भी थे। तो प्लेयर तो थे नहीं बर्टन रसल साहब, प्रोफेसर तो थे नहीं, राइटर थे, कमेंटेटर थे। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा, अर्थात ही वॉज ऑल्सो और कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कह रहा है बर्टन रसल बिलोंग टू डैश। बर्टन रसल कहाँ से भाई बिलोंग करते थे? उनकी घर कहाँ थी? तो बर्टन रसल साहब का जो घर था वह ब्रिटेन में था। यह मैं शुरू में ही बताया कि बर्टन रसल वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर। जब ब्रिटिश हैं तो ब्रिटेन के हैं, तो बी से बर्टन और बी से ब्रिटेन, याद रखने का आसान तरीका है भाई कि बी से बर्टन रसल, बी से बर्टन और बी से ब्रिटेन, मतलब बर्टन मतलब ब्रिटेन। तो बर्टन साहब की जन्म हुई थी ब्रिटेन में। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हार्ट्स। मतलब हमारी किसी समूह के बाहर, हमारी किसी समूह के बाहर जो एटीट्यूड होता है, रवैया होता है, यह लोगों के प्रति कैसा होता है? पहला है फ्रेंडशिप, मित्रवत होता है, बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरी रिलीजियस, धार्मिक होती है, गलत बात है। तीसरा फेरोसियस, मतलब खूंखार होता है, बिल्कुल सही बात है। समूह के बाहर हम लोग दूसरे के प्रति जो रवैया होता है यह फेरोसियस, खूंखार होता है। इस बात को अभी के अनुसार नहीं सोचना है, इस बात को तब के अनुसार सोचना है जब मानव जाति काफ़ी कम संख्या में हुआ करते थे, उस घड़ी के अनुसार इस बात को सोच के इसका आंसर दिया जा रहा है। अगला शब्द कह रहा है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। जो डेवलपमेंट शब्द है यह किस शब्द से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? एनिमल संबंधित है। एनिमल का डेवलपमेंट क्या होगा भाई? एनिमल यदि पढ़ा लिखा रहता तो एनिमल रहता। अगला बी नंबर है मैन। तो मैन से संबंधित है, डेवलपमेंट जो है यह मैन से संबंधित है, अर्थात आपका सही आंसर होगा बी, वर्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, आंसर देंगे। हैज सिविलाइजेशन taught us to be more that towards one another।
यह स्टार्टिंग में लिखा गया है कि क्या सिविलाइजेशन हमें यह सिखाती है कि हमें एक दूसरे से बिल्कुल मित्रवत रहना चाहिए, अर्थात इसका सही आंसर होगा सी को लॉक करते हैं। अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ, जो जानवर की, जो पालतू जानवर की जो पालन था वह इंसान के जीवन को कैसा बना दिया, उदास बना दिया, बिजी मतलब व्यस्त बना दिया, प्लेजेंट मतलब आनंदमयी बना दिया, और हार्मफुल मतलब क्या बना दिया, हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक, तो नुकसानदायक नहीं बनाया, व्यस्त नहीं बनाया, सैड नहीं बनाया, क्योंकि उस समय तो बहुत ज़्यादा काम हम लोग के पास था नहीं, तो व्यस्त हम लोग थे नहीं, उदास भी नहीं थे। तो हम लोगों की जो टेमिंग, डोमेस्टिक एनिमल की जो टेमिंग थी, ये हमारी लाइफ को प्लेजेंटर बना दिया, आनंदमयी बना दिया, खुशहाल बना दिया। आगे कह रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है द मस्ट इंडिविटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड। कह रहा है कि सबसे असंदिग्ध बात जिसे जो मानव जाति का सहायता किया है वह ज्ञान है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है नॉलेज, बी नंबर कह रहा है एजुकेशन, 3 नंबर कह रहा है नंबर, और 4 नंबर कह रहा है फायर। तो सबसे असंदिग्ध बात, तो ये बिल्कुल ही रिमार्केबल पॉइंट है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें सबसे असंदिग्ध बात, मानव जाति का सहायता किस चीज़ ने किया, तो इसका सबसे असंदिग्ध जो जवाब होगा वह नंबर होगा, क्योंकि उस समय मानव जाति की संख्या काफ़ी कम थी। जैसे जैसे संख्या बढ़ा, हम लोगों की जैसे संख्या बढ़ी, वैसे वैसे हम लोग माइंड चलाएँ, वैसे वैसे चीज़ों को सर्च किए, वैसे वैसे हम लोगों की उन्नति हुई। तो सबसे मानव जाति को सहायता करने में जो सबसे असंदिग्ध बात है वह बर्टन रसल साहब के अनुसार नंबर है, अर्थात द मस्ट इंडिविटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि विच वॉज द लास्ट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन। कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक का, प्री मतलब प्राग होता है और हिस्टोरिक मतलब इतिहास होता है। प्राग ऐतिहासिक आविष्कार का सबसे अंतिम चीज़ क्या था? कुकिंग था, राइटिंग था, हंटिंग था या टेमिंग था? आप बताएंगे, इसके आंसर को बताइए, मैं समय दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइए। कमेंट अभी तक नहीं है, चलिए बताता हूँ मैं। कुकिंग नहीं था बुआ, प्राग ऐतिहासिक काल का जो सबसे अंतिम आविष्कार था वह राइटिंग था, अर्थात लेखन था। अगले क्वेश्चन को कह रहे हैं इन द डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। कह रहा है कि डैश में अंतिम कदम जो है विकास के प्रति यह कभी नहीं उठाया गया है। अमेरिका, इंडिया, जर्मनी, आप तो देखते होंगे चाइना हमेशा भाई गजब का चीज़ बनाते रहता है। अभी हाल फिलहाल में आप सुने ही हैं कि एक कृत्रिम सूरज बना दिया है जो एक सामान्य सूरज से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो यह बात अमेरिका के बारे में ही कहा गया है, चाइना के बारे में ही कहा गया है कि चाइना में विकास के प्रति अंतिम कदम को कभी नहीं उठाया गया है, अर्थात सही ऑप्शन होगा डी को लॉक करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर कल चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। विच क्रिएचर्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। कौन से प्राणी भूख से जाड़ा के समय, विंटर का मतलब होता है जाड़ा के समय कौन से प्राणी जाड़ा के समय मतलब ठंडी ऋतु में कह सकते हैं, कौन से प्राणी ठंडी ऋतु में अधिकतम संख्या में भूख से मृत्यु होती थी? कौन से प्राणी का? ह्यूमन बींग्स का, मानव का, बी नंबर एनिमल जानवर का, सी नंबर प्लांट्स का, डी नंबर बर्ड्स का? नहीं, बिल्कुल जो सबसे अधिक ठंडी के समय मृत्यु होती थी भूख से वह बर्ड्स का होता था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। फायर वॉज चीफली यूज्ड टू कीप अवे डैश। प्रारंभिक तौर पर जब जिस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग जो हैं जहाँ तहाँ घूम रहे थे, चूँकि उस समय मूवेबल मैन हुआ करते थे, एक जगह से दूसरे घूम रहे थे। तो उस समय हुआ क्या कि इंसान जो है शायद आपस में कुछ बीगता बागता होगा, उस समय दो पत्थर को बीगा होगा तो उसमें से आग निकला होगा। जब आग निकला होगा तो वहाँ से आग की आविष्कार शुरू हुई। इसके बाद में लोग क्या करते थे कि आग का जो प्रयोग है वह प्रारंभिक में मतलब शुरुआती में आग का प्रयोग किया जाता था जंगली जानवर को अपने से दूर रखने के लिए, अर्थात फायर वॉज चिपली यूज्ड टू कीप अवे वाइल्ड बीट्स। अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कह रहा है विच इज़ आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग।
कह रहा है कि हमारे लेखन का जो हम लोग लिखते हैं इसकी सबसे पहला प्रकार क्या था। तो हम लोग की जो लिखना शुरू हुआ उस सिलेबल से शुरू हुआ, ठीक है। और सिलेबल के पहले जो था पिक्टोरियल था, किसी किसी चीज़ का हम लोग चित्र बनाते थे उसे समझते थे। तो हम लोग का सबसे अर्लीस्ट जो राइटिंग का लेखन का सबसे जो अर्लीस्ट फॉर्म है वह पिक्टोरियल है। अगले क्वेश्चन को चल कर रहा है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डैश। एंथ्रोपोलॉजी जो है यह डैश का अध्ययन है। तो आपको बताता है एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है। प्लांट्स का अध्ययन है, पेड़ पौधा का अध्ययन है, प्लैनेट्स का है, पाम का है, माइंड का है। ये चारों का चारों ऑप्शन गलत है। एंथ्रोपोलॉजी जो है यह इंसान के ह्यूमन रेस मतलब मानव के गति की ह्यूमन रेस का अध्ययन ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अर्थात इसका सही उत्तर होगा एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ, ह्यूमन रेस, ह्यूमन HUMAN ह्यूमन रेस। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। एंथ्रोपोलॉजी जो है यह मानव जाति के गति का अध्ययन है। अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर ये रहा। व्हिच थिंग बिकेम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। मानव जाति के विकास में कौन सी जो चीज़ है यह बहुत बड़ी साबित हुई। तो फायर, फायर जो है मानव जाति के जीवन में पूर्णत्व में बहुत बड़ी चीज़ साबित हुई। तो फायर। एनिमल गेट्स प्लेजर फ्रॉम डैश। फुटबॉल से एनिमल को खुशी मिलता है। फुटबॉल एनिमल खेलता है जी? नहीं खेलता है। साइंस विज्ञान से एनिमल काहे के लिए, यदि एनिमल विज्ञान पढ़ता तो हम लोग इंसान काहे के लिए रहते। तो मतलब कि साइंस से भी नहीं मिलती है। म्यूजिक कोनो मतलब ही नहीं है भाई। अर्थात एनिमल को इस तीनों में से किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती है, किसी चीज़ से आनंद नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन को चल रहा है, कह रहा है डैश हेल्प मैनकाइंड। बहुआ ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। ये आपके चैप्टर का नाम ही है आइडियाज हेल्प मैनकाइंड। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, विशेष में बताने की आवश्यकता कुछ है नहीं, अर्थात इसका डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, कह रहा है इन 1946 to 1947 a large number of birds and even human beings died due to। कह रहा है कि 1946 से 47 में चिड़िया और मानव जाति ये दोनों भारी संख्या में मरे थे। किस चीज़ के चलते भाई? तो भूख के चलते। अर्थात इंसान जो है उस समय तो बेवजह दवा के प्रयोग लोग नहीं करता था, जो कि जड़ी बूटी का प्रयोग करता था, ठीक है। ठंडी तो नहीं लगती थी इसलिए काफ़ी कम लगती थी, क्योंकि इंसान की बॉडी उसी तरह ढल गया था। फ्लूड बाहर भाई तो इस समय बाढ़ उठ का विशेष कुछ ऐसा था नहीं जैसा आज है। तो भूख से 1946 और 1947 में 1947 में चिड़िया और इंसान ये दोनों लगभग बराबर संख्या में भूख से मरे थे। तो याद रखना होगा इन 1946 to 1947 लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड इवन ह्यूमन बीइंग डाइड ड्यू टू हंगर। अगले क्वेश्चन में चलना है, हु रोट कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस। कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस कौन लिखा है? तो कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस के लेखक है बर्टन रसल साहब। इनका उस सारा और सारा 4-5 तो बुक है, उसको आप लोग देखेंगे, याद करेंगे अपने बुक को खोल के। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सीन पर है, रॉबिन पैक एंड अलॉट द डैश टू डेथ। कह रहा है कि रॉबिन जो है यह अपने वृद्ध डैश को चोंच से मारकर मृत्यु के घाट उतार देता है। ये रॉबिन क्या है वो जानते हैं आप लोग? रॉबिन जो है ये एक तरह की एगो अमेरिका की प्रजाति, कहाँ की प्रजाति है? अमेरिका का, माने एक तरह का एगो चिड़िया वहाँ का ही प्रजाति है। तो वहाँ जो रॉबिन जो है यह अपने वृद्ध रॉबिन को मतलब अपने बड़े रॉबिन को अपने चोट से मार मार के उसकी हत्या कर दे, उसको मौत के घाट उतार देता है। इसका सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन को चलें। क्वेश्चन नंबर है 24 आपके स्क्रीन पर। आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर डैश। क्या मानव जाति का सहायता हुआ होगा जब ये काफ़ी डैश हो गए होंगे? ये आपके बुक का प्रारंभिक पंक्तियाँ ही हैं कि आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। वे काफ़ी बहुसंख्यक हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट प्रोग्रेसिवली लेस लाइक डैश। कह रहा है कि हम लोग कुछ मामलों में जानवरों के उत्तरोत्तर कम है, मतलब इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोरी ऑफ मैन इन हिज डैश क्वालिटी इंटेलेक्चुअल मोरल। तो आपको याद रखेंगे द ग्लोरी ऑफ मैन इज हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज। इंसान की जो गौरव होती है यह इसकी आंतरिक और नैतिक गुण होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, और दोनों ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन सी, तो सी को लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का है, मैन द इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज डैश। कह रहा है कि अंग्रेज लोग व्यक्ति जो है यह अपने से वृद्ध को
एक वृद्धावस्था डैश देता है, क्या देता है? वृद्धावस्था पेंशन देता है भाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ अंतर देखिए, अंतर डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, अंतर यहाँ बता दिया गया कि जानवर जो है वह अपने वृद्ध को चोट से मार के मृत्यु कर देता है, मौत के घाट उतार देता है, वही इंसान जो है अपने वृद्ध को वृद्धावस्था पेंशन देता है। अगला है इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज द इन्वेंशन ऑफ डैश। कह रहा है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो जानवर के पालन से, जानवर का जो पालन था इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था डैश का आविष्कार। किसका आविष्कार? फायर का, आग का। ये तो प्री हिस्टोरिक बात है भाई कि जो फायर जो है यह प्री हिस्टोरिक का सबसे लास्ट इन्वेंशन है। यहाँ तो प्री हिस्टोरिक है होगा नहीं, बल बहुत बात की बात है। तो एग्रीकल्चर, इसको याद रखेंगे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो था एग्रीकल्चर का आविष्कार था। अगला है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग। ये पहले भी हो चुका है, इसे देखेंगे, क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए रिपीट हो गया है। तो ये 29 सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके चैप्टर 5 का, जिसे आप आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के नाम से जानते हैं, मैंने पूछने का इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में प्रयास किया। इसे आप देखें, याद करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि एग्जामिनेशंस में आप इसको थोड़ा बहुत भी समझते हैं और इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। एग्जामिनेशंस में आपके बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में अन क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, इसी में से आएगा। तो इन्हीं तमाम विश्वास के साथ, इन्हीं तमाम उम्मीदों के साथ मैं आपके अपने अंकुश सर लेता हूँ इजाज़त और मिलते हैं अगले वीडियो में।